कृतिका कुमार। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं पिछले 18 साल से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑल एट द बॉर्डर रोड। मेरे डैड भी आर्मी से हैं, वो इंजीनियर्स में थे एंड he is retired now. He's 69 commission and he was also part of the border roads back in Kashmir, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल में। एंड फॉर मी दिस इज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, क्योंकि मैं आर्मी में ही बड़ी हुई हूँ, तो नेचुरली आई फील अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ इंडिया। यही दिल और दिमाग में लेते हुए मैंने लॉ चुना और लॉ की प्रैक्टिस शुरू करी। एंड आई स्टडीड एट द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड आई प्रैक्टिस्ड एंड आई लर्नड। आई वर्क विद वेरियस लॉयर्स एंड जजेस इन द कंट्री। मैंने लॉ फर्म में भी काम करा। उस समय जब मैं लॉ फर्म में काम कर रही थी तो डैड के मेंटर जनरल दुबे तब अलाइव थे एंड वो बड़े डिसअपॉइंट हुए ये सुन के कि मैंने एक लॉ फर्म में जॉब कर रही हूँ, बिकॉज ही वांटेड मी टू डू मोर फॉर द कंट्री, टू become a criminal defense lawyer also. यही मेरे अंदर always feeling थी and ये फीलिंग होते हुए मेरे को लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे पूरी कंट्री की हेल्प हो और हम लोग डेवलप आगे और करें। और जब मैं कोर्ट्स जाती थी तो मैंने देखा कि सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस टूटे हुए हैं और कुछ भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन ढूंढा जाए? तो मैं और मेरे जो कॉलीग्स हैं जो इस कॉल पे हैं हमारे साथ, बैम्बी एंड विशेष और भी बहुत लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने ये सोचा कि हमें ना एक इंडिया के लिए ना एक लीगल सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और ये क्यों सोचा हमने? क्योंकि हमने देखा कि हमारे कंट्री में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन ऑल डायमेंशंस, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि लीगल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और हमने सोचा कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे हमारे सब कंट्री के लोगों की हेल्प हो और हमारे सिस्टम्स बेटर काम करें। तो जो पहला प्रोडक्ट हमने बनाया है वो है विलिट। ये हेल्प करता है लोगों को विल्स और ट्रस्ट्स बनाने में। और ये पहला प्रोडक्ट हमने इसलिए चूज करा क्योंकि हमने देखा जो हमारे कोर्ट्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं वो विल्स को लेके हो रही हैं और फैमिली प्रॉपर्टी को लेके हो रही हैं। और या तो इसलिए हो रही हैं क्योंकि विल है नहीं, या तो इसलिए हो रही है क्योंकि विल है तो वो ठीक से बना नहीं हुआ है। तो हमने सोचा पहले हम सबसे एक सिंपल प्रोडक्ट से शुरू करेंगे जिसकी सबको जरूरत है, और दूसरी चीज जिसके होने से हमारे कोर्ट्स पे प्रेशर भी कम पड़ेगा। और हमारा ये मानना है कि अगर हम सब अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें, अपनी फैमिलीज को सिक्योर कर दें विल बना के, जब विल बन जाती है तो हमारा फैमिली सिक्योर हो जाती है क्योंकि हमने सोच लिया है कि कैसे होएगा हमारे बाद। तो उससे जब हमारी फैमिली सिक्योर हो जाएंगी तो पूरी कंट्री भी ऑर्डर में आने लगेगी। तो ये दिल में और दिमाग में रखते हुए हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके बड़े अच्छे से स्टडी करके इसके अराउंड लॉज को एक प्रोडक्ट बनाया है विलिट। ये सबकी हेल्प करता है विल्स और ट्रस्ट्स बनाने के लिए। ब्रॉडली एक विल और ट्रस्ट क्या करता है, कैसे हेल्प होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका मनी है, वो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली या जिसको भी आपका हेल्प करनी है आप कैसे करोगे। तो वो सब चीजें आप इन डॉक्यूमेंट्स में लिखते हो। और दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ट्रस्ट तब यूज होते हैं जब कोई फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आप पे फुली डिपेंडेंट हैं। ये एक बच्चा हो सकता है जिसके स्पेशल नीड्स हैं। आजकल मेंटल इलनेस सबको काफी ट्रबल कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं आपकी फैमिली को सिक्योर करने में, इवन जब आप नहीं हो। इसको लेके हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो जो लॉज हैं, द लॉज दैट अप्लाई टू दीज डॉक्यूमेंट्स। ब्रॉडली आपको आपके राइट्स और ड्यूटीज बताएंगे एंड थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद एक शॉर्ट सर्वे होगा, बट बिकॉज आप लोग सब फिजिकली अटेंड कर रहे हैं तो ये जो शॉर्ट सर्वे है वो मैं कर्नल रघु के साथ आफ्टर दिस वर्कशॉप शेयर करूंगी। एंड ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सर्वे को भर के हमारे साथ शेयर करें। इससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे जिसमें आपके अगर कोई भी सवाल होंगे वील बी हैप्पी टू आंसर देम। So with this, thank you very much for being present here. I will now request my colleague Bambi to introduce herself and then we will jump right into the presentation. Thank you so much, Kritika, for the introduction. I'm very honored to be here and to be able to do this presentation for you
small. I also have an army background. मेरे दादा और मेरे नाना भी आर्मी में थे. मेरे पेरेंट्स भी पूरे देश के अराउंड घूमे हैं with my nana and my dada. So very fond memories with both my grandfathers. And मैं भी एक advocate हूँ. मैं 7 साल से काम कर रही हूँ. And very honored and grateful to be here. और आप लोगों के साथ बात करने के लिए wills and succession and inheritance के बारे में. और हम basically जो discuss करेंगे that will help you protect your families better and take care of your families better. So I hope you all enjoy the session. And I think आप सबसे एक सवाल करना चाहेंगे before we begin, है ना कृतिका? अगर maybe जिन लोगों के पास wills already है, maybe they can raise their hands, show us if they have already made their wills. तो I think किसी ने और जिसने नई बनाई है wills अपने hands raise कर लीजिए. तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने विल्स नहीं बनाई है मैम. हम पहले स्लाइड पे मूव कर सकते हैं. तो सर हम सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि कौन से लॉज हैं जो अप्लाई करते हैं इस मैटर को, विल्स और ट्रस्ट्स के, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाने लगते हैं और जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे डिवाइड करेंगे अपने फैमिली के बीच में. उस समय ये लॉज को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी एसेट्स का, जो भी हमने लाइफ में बनाए हैं, घर हो सकता है, थोड़े जो पैसे जोड़े हैं वो हो सकते हैं, या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें हमारी फैमिली से मिली हैं. तो या तो हमारी प्रॉपर्टीज, 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी लाइफ में. एक वो जो हमने खुद कमाई है, वो बोलते हैं हम सेल्फ अर्न. तो ये प्रॉपर्टीज, ये घर हो सकते हैं, कोई फ्लैट आपने खरीदा है बॉर्डर रोड के स्कीम के थ्रू, या जो भी जैसे भी, या आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, या कुछ शेयर्स या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. और दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब आपके घरों में लोगों के पास जो खेत मिले हैं आपको, आपका जो हिस्सा है उन खेत में, या कोई फैमिली होम है, तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो आपके पास आपके फैमिली के थ्रू आई है. तो जो हमारे लॉज हैं वो इनफैक्ट जो एंशिएंट लॉज से ही चलता आ रहा है, जो हमारे हिंदू लॉज रहे हैं, या जो मुस्लिम लोग हैं उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, क्रिश्चियंस के अलग लॉज हैं, थोड़े से पारसीज के भी थोड़े से अलग लॉज हैं. जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो हमने ये सब चीजें बनाई हैं, तो ये कैसे हमारी फैमिली में ऑटोमेटिकली कैसे डिवाइड होंगी, तो इन सब चीजों के ऊपर लॉज हैं. एंड जो मेन लॉ है वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट. और ये जो सक्सेशन एक्ट है एक तरह से ये सब लॉज को यूनिफाई कर रहा है. तो पहले तो अलग अलग लॉज होते थे, हिंदूज के लिए अलग लॉज होते थे, पारसीज के लिए अलग लॉज, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉज, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज. तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ, एक पहला स्टेप लिया टुवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ दीज सक्सेशन लॉज फैमिली के, और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट को इनैक्ट किया. अब ये इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या करता है, ये सब डिफरेंट लॉज को एक साथ एक ही एक्ट के अंडर कंसोलिडेट कर दिया गया है, और सब रिलीजियस लॉज को भी रिस्पेक्ट दी गई है और उनके लिए डिफरेंट चैप्टर्स बनाए गए हैं. तो जो हिंदूज हैं, जब हम इस लॉ को देखते हैं तो हिंदूज में सिख लोग भी माने जाते हैं, जैन्स भी और बुद्धिस्ट. तो जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं तो वही सेम लॉ सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट को भी एक्सटेंड करता है. और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें एक अलग से चैप्टर है क्रिश्चियन सक्सेशन के ऊपर और पारसी के ऊपर. और इंडियन सक्सेशन एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉज को रिकॉग्नाइज करता है. तो जो कोई मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करता है. बट हमने ये एक्ट्स पढ़े हैं और ज्यादातर ये एक्ट्स सेम ही चीजें कह रहे हैं. और ये सब जैसे हिंदूज के लिए, क्रिश्चियन, सब लोग विल्स बना सकते हैं. और अगर विल्स नहीं बनाते हैं तो कुछ डिफॉल्ट लॉज हैं वो अप्लाई कर जाते हैं, जिसके हिसाब से आपके फैमिली के बीच में आपके एसेट्स डिवाइड होंगे. बट उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपने अपनी विल अगर नहीं बनाई है तो फैमिली को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. एक तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आपके एसेट्स क्या हैं, चाहे एक घर हो, चाहे थोड़े बैंक अकाउंट में. यूजुअली मैंने देखा है मेरे डैड भी 2-3 बैंक अकाउंट्स में अपने सेविंग्स रखते हैं. तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो सेविंग्स कहाँ हैं, या मेरी मदर के पास कुछ ज्वेलरी है,
हमें पता ही नहीं होगा वो कहाँ पे रखी हुई है, तो नेचुरली वो अनक्लेम्ड एसेट्स में चला जाएगा और हमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बच्चों को या जो भी कोई भी पहले जा रहा है तो दूसरी फैमिली को उसका उससे कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने विल्स लिख के ये डिफाइन करना कि आपके पास क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं और आप कैसे चाहते हैं कि वो चीजें डिवाइड हो जाएं। दूसरी चीज जो ये लॉज बताती हैं कि किस प्रकार से अगर आपने विल नहीं बनाई तो किस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी डिवाइड होएगी, और हो सकता है कि आप ना चाहें कि प्रॉपर्टी उस प्रकार से डिवाइड हो जिस तरह से लॉ में लिखा हुआ है। तो अगर आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी या प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्लान करके अपनी चीजों को छोड़ना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आपको एड्रेस करना जरूरी है, वो आपको विल के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है जो आपने अपने सेविंग्स से बनाया है और आपके 3 बच्चे हैं। अब नेचुरली सबकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, और अगर आपने विल नहीं बनाई तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों में और आपकी वाइफ में और मदर में इक्वली डिवाइड होएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। नाउ अगर विल नहीं होएगी तो अगर एक बच्चा या अगर आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है या मदर को प्रॉब्लम हो रही है और उनको रिसोर्सेज मनी की जरूरत है और अगर वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बाकी बच्चे नहीं मानेंगे या लोग नहीं मानेंगे। तो इससे फिर क्या होगा, अगर आपने विल में क्लियरली नहीं लिखा होगा कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो उससे फिर लड़ाइयाँ होंगी। एक तो लड़ाई होएगी फैमिली के बीच में अगर विल नहीं है, पॉसिबिलिटी इसकी काफी ज्यादा है क्योंकि हम ये कोर्ट्स में होते हुए देखते हैं। और यही सब चीजें देख के हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली एक विल के लिए एक सोल्यूशन होना जरूरी है जो हमने बनाया है। दूसरी ये भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी है कि अगर विल नहीं होगी तो किसी को पता ही नहीं होगा कि क्या चीज कहाँ पड़ी है, उससे भी फिर डिस्प्यूट्स होते हैं। तीसरी चीज हो जाती है कि विल नहीं होता है तो ट्रांसफर होने में एसेट्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो फैमिली को पता ही नहीं होता कि क्या कहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा अगर पता भी है तो जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे जाना पड़ता है आफ्टर अ पर्सन लीव्स द वर्ल्ड, उधर भी बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर विल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ये इस विल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। ये इसके बारे में बताता है कि विल कैसे लिखी जाएगी, कैसे साइन होएगी, विल का क्या प्रोसेस है, विल को कैसे चेंज करा जा सकता है, और ये भी बताता है कि अगर आपने विल नहीं बनाई तो फिर क्या लॉ अप्लाई होएगा। तो अगर आप हिंदू हैं और आपने विल नहीं बनाई है तो हिंदू लॉज अप्लाई करते हैं, और इसके लिए एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है, हिंदू डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है। तो ये सब लॉज अप्लाई होते हैं, और जब विल बना भी रहे हैं तभी भी ये सब लॉज में जो जो लिखा हुआ है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो जो भी आप लॉयर चूज करते हैं, आप हमें भी चूज कर सकते हैं, तो हम लोग फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं डिटर्मिन करने में कि विल में क्या ठीक चीज लिखनी चाहिए। क्योंकि जब आप विल लिख रहे हैं तो तब आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा राइट क्या है या मेरा क्या हक है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, तब आपको ये भी सोचना है कि आपकी ड्यूटी क्या है। क्योंकि जो हमारे लॉज हैं वो राइट्स भी दे रहे हैं हमको हमारे प्रॉपर्टी को लेके, चाहे सेल्फ अर्न्ड हो चाहे एंसेस्ट्रल हो, और हमारे लिए ड्यूटीज भी दे रहे हैं कि एज अ फादर आपका क्या ड्यूटी है, एज अ हस्बैंड आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ सन आपकी क्या ड्यूटी है। तो ये सब चीजों को बैलेंस करके, आपके राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करके आपका एक्चुअली कर्तव्य बनता है कि आप अपनी विल लिखें। और जब कभी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी फैमिली में चेंजेस आते हैं, तब आपका ये भी ड्यूटी है कि आप अपने विल के बारे में फिर से सोचें, और अगर जरूरत है, अगर आपके फैमिली के नीड्स चेंज हो गए हैं, तब ये आपकी फिर ड्यूटी हो जाती है कि उस बिल को फिर से देख के उसमें नेसेसरी चेंजेस लाए जाएं। तो ये एक तरह से एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपकी ड्यूटी है, आप अपनी लाइफ में पूरा करें।
एंड आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है। इसको देख के कुछ टाइम अगर आप हर साल स्पेंड करेंगे इस पे, या हर 2-3 साल स्पेंड करेंगे, तो आपको आगे आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए प्लान करने के लिए एक मौका मिलेगा। एंड इससे फिर आप अपनी फैमिली को अच्छे से सिक्योर करके रख सकेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, हम सब क्यों इतना काम करते हैं? एक तो हमारी तरफ जो लोग डिफेंस सर्विसेज में, बॉर्डर रोड्स में काम कर रहे हैं, नेचुरली एक फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड है, एक वो पर्पस है। दूसरा एक बहुत जरूरी चीज है, हम सब अपनी फैमिली को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं ऐसा काम करते हुए, जो काम करते हुए हमें भी अच्छा लगे। तो अगर हम ये एक तरह से ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट है और सेफ्टी डॉक्यूमेंट है फैमिली के फ्यूचर के लिए, तो मेरा यही सोचना है कि इसको बनाना बहुत जरूरी है। और बनाते समय ये जो लॉज हैं, इनके बेसिक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो कोई भी अच्छा लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप बॉर्डर रोड्स के साथ काम करते हैं, के लिए काम करते हैं, तो बॉर्डर रोड्स में भी कुछ सर्विस रेगुलेशंस हैं जो बनाई गई हैं, जो डील करती हैं सर्विस बेनिफिट्स को लेके। जैसे एरियर्स इन पेंशन हो गए, तो कोई पेंशन आपको मिलनी है या कुछ बाद में मिलेगी बढ़ के, या आपका ग्रेच्युटी है, तो इसको लेके कुछ नियम हैं। और ये नियम में चेंजेस भी आते रह सकते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करता जाता है। तो यूजुअली जहां तक कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, आप सबने एक नॉमिनी अपॉइंट करा होगा जब आपने ज्वाइन करी होगी सर्विसेज। तो यूजुअली ये जो बेनिफिट्स हैं, ये उस नॉमिनेशन के अनुसार जाते हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन नहीं करा है, तो फिर ये इंडियन लॉज के अकॉर्डिंगली डिवॉल्व होंगे। अगर आपने नॉमिनेशन करे हैं, तो मेरा आपकी तरफ आपको ये सजेशन रहेगा कि आप चेक करें कि आपने क्या नॉमिनेशन करा है। और अगर आपको लगता है जरूरत है वो नॉमिनेशन को चेंज करने की, तो उनको जरूर चेंज करिए और इस चीज पे ध्यान रखिए। बाकी जो आपको फैमिली को जो बेनिफिट्स लॉ के अनुसार मिल रहा है, डिफेंस लॉज, बॉर्डर रोड लॉज के अनुसार जो आपकी फैमिली को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो तो उनके राइट्स हैं, वो तो उनको उन लॉज के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। बट जो आपको पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने किसको नॉमिनेट किया है, कैसे नॉमिनेट किया है, जो लॉज हैं वो क्या कह रहे हैं उन नॉमिनेशन के बारे में। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस हैं, डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में आर्मी के लिए हम आज ही पढ़ रहे थे स्पेसिफिकली, वो बताता है कि एक नॉमिनेशन लेटर फाइल करना होता है, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपके बाद आपका जो एरियर्स इन पेंशन है या ग्रेच्युटी है, किसको जाएगी। अगर आपने नहीं डिसाइड किया है, तो ये भी लिखा हुआ है नियम में कि वो आपकी जो लीगल एयर्स हैं उनको जाएगी। अब लीगल एयर्स कौन है, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट बताता है। उसमें आपके लीगल एयर्स कौन है, वो ब्रॉडली मैं आपको बता रही हूँ। आपके लीगल एयर्स होंगी आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। तो ब्रॉडली ये ही है लॉ। जो क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, उनके लिए भी इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इसके बारे में हमने बात करी है। जो मुस्लिम हैं, उनके लिए उनके पर्सनल लॉज अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सेम लॉ अप्लाई करता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट रेड विद हिंदू लॉ और ये सब। बट गोवा क्योंकि एक अलग टेरिटरी, आप लोग जानते ही हैं कि 1960 तक पोर्चुगीज टेरिटरी थी। जब गोवा इंडिया का हिस्सा बने, तब जो पोर्चुगीज लॉज अप्लाई कर रहे थे सक्सेशन और फैमिली लॉज को लेके, वो ही कंटिन्यू करे। एंड गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे नो मैटर आप कौन से रिलीजन से हैं, एक ही लॉ अप्लाई करता है, सेम लॉ अप्लाई करता है। उसमें रिलीजियस कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। बड़ा ब्यूटीफुल लॉ है। उसमें जो हस्बैंड और वाइफ है, उनकी इक्वल राइट होती है एक दूसरे की प्रॉपर्टी में। तो काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं गोवा के लॉ में। एंड एक्चुअली गोवा लॉ इज मोर अहेड ऑफ द इंडियन सक्सेशन लॉ, जो बाकी कंट्री में अप्लाई करता है। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है लॉज के बारे में। मैंने आपको बताया आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ अर्न्ड हो सकती है या एंसेस्ट्रल हो सकती है। जो लॉ है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट आपके राइट्स और ड्यूटीज को बताता है क्या है टूवर्ड्स योर फैमिली। एंड ये सब लॉज रीड करने होते हैं दूसरे लॉज के साथ, जैसे हिंदू सक्सेशन, माइनॉरिटी मेंटेनेंस, मैरिज। बैम्बी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, कुछ जो मैंने मिस कर दिया हो, जो इस लाइफ पे हमें डिस्कस करना चाहिए? No, we've covered it well, Kritika. Okay.
सो आई थिंक हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं फिर। यस, सो हिस्ट्री ऑफ सक्सेशन। तो जो एक्ट कृतिका ने मेंशन किया था, इंडियन सक्सेशन एक्ट, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस एक्ट के आने के पहले सक्सेशन बेसिकली डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटीज एज पर देम होता था। तो जैसे अगर हिंदू लॉ है, तो हमारे हिंदू लॉ में हमारे पास मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ था, दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ था। नाउ 2005 ईयर के पहले जो भी विमेन होती थी हिंदू जॉइंट फैमिली सेटअप में, जो महिलाएं होती थी, उनका कोई शेयर नहीं होता था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो जैसे कृतिका ने समझाया था, हमारे पास कोई इनहेरिटेंस होती है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होती है, और फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ अर्न, जो आप खुद अपनी कमाई से खरीदते हैं। तो ये दोनों सेपरेट प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मेन होते थे फैमिलीज में, जैसे ग्रैंडफादर और फिर फादर, फिर ग्रैंडसन, तो बस 2005 के पहले बस यही लोग थे जिनको शेयर मिलता था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, और वुमेन को कोई शेयर नहीं मिलता था, लेकिन उनको राइट होता था मेंटेनेंस का। तो ये मैं बताना चाहती थी आप सबको। लेकिन 2005 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया था। ये अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट को, और इस अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली लॉ अब ये बोलता है कि जो महिलाएं होती है, जो डॉटर्स होती हैं, आपकी बेटियां होती हैं, उनको भी हक है, उनको भी शेयर मिलता है बेटों के जैसे इक्वल फुटिंग पे। ये शेयर वो क्लेम कर सकती हैं 2005 अमेंडमेंट के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था जिसका पार्टीशन हो चुका है थ्रू डॉक्यूमेंट और थ्रू कोर्ट ऑर्डर, और 2005 के पहले, फिर उस सिनेरियो में अनफॉर्चुनेटली बेटियां क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, तो बेटियों का पूरा हक है आज ये शेयर क्लेम करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि बेटियों के फादर्स को अलाइव होना चाहिए 2005 के पहले। तो अगर फादर पास हुए हो चुके हैं 2005 के पहले, फिर भी बेटी का हक होगा अपनी खुद के शेयर में, इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, और उस शेयर के साथ वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप मैन हो या वुमन हो, आप किसी को भी अपना खुद का शेयर विल कर सकते हो। कृतिका इसके बारे में और बात करेगी। या आई थिंक पूरा कवर कर लिया है। टू समराइज ये ही है कि जो हमारी डॉटर्स हैं, उनका इक्वल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, एंड अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई है तो उनका भी उसमें शेयर है, और वो भी उसमें पार्टीशन मांग सकती हैं। अब हम मूव करेंगे। हमने एक्चुअली अब तक ये बात करी है कैसे हमारे पास राइट है अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपनी फैमिली को। अब हम थोड़ा सा अपने ड्यूटीज के अंदर भी जाएंगे, ताकि जब हम अपने बिल्स बनाएं तब हम अपनी ड्यूटीज को भी ध्यान दें, और हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो जो हमारे लॉज हैं वो बताते हैं कि जो फादर है वो फर्स्ट नेचुरल गार्डियन माने जाते हैं, मतलब कि वो उनके ऊपर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपनी मदर के लिए। अगर फादर नहीं रहते हैं वर्ल्ड में, तो फिर सेकंड नेचुरल गार्डियन मदर हो जाती हैं, एंड मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों का ध्यान रखने में। एंड काफी सिचुएशंस में ये भी होता है कि जो फादर होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो जो हमारे लॉज हैं वो ये भी बोलते हैं कि उस सिचुएशन में जो मदर है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। तो एक्चुअली काफी बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब तक ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ द फैमिली का ध्यान रख पा रहे हैं, तब तक वो प्रिंसिपल गार्डियन होते हैं, और जब वो नहीं कर पा रहे हैं तब मदर को स्टेप इन करना पड़ता है, वो होते हैं। तो जब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो भी अपना विल लिख रहे हैं, तो ये अपनी ड्यूटीज को ध्यान रखते हुए लिखना है। अब तो विमेन का भी राइट है अपने फैमिली एसेट्स में, तो वो भी अपनी, आपकी वाइफ्स भी अपने जब विल्स लिखती हैं तो वो भी अपने, उनको भी सोचना है कि उनकी क्या राइट्स हैं अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ताकि अपने जो राइट्स हैं वो अपने बच्चों को दे पाएं और उनको और सिक्योर कर पाएं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे पाएं लाइफ में। तो एक्चुअली गार्डियनशिप को लेके ये ड्यूटीज हैं।
एंड हमने ये भी डिस्कस करा है कि आप जब अपना विल लिख रहे हैं तो कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो विल, जब हम विल की बात करते हैं तो अक्सर लॉयर्स उसको टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन बोलते हैं, तो ये एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। तो जब ये टर्म यूज होती है इसका मतलब यही है कि आपके पास राइट है कि आप अपने विल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो आपकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है या जो आपका हिस्सा है आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। एक्चुअली उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 25% अपने या 50% अपने बच्चों को देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप चाहें तो आपकी जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है और आपके अगर बच्चे फुली केपेबल हैं तो आप वो प्रॉपर्टी चैरिटी में भी देके जा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। बट जब आप वो विल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी गार्डियन होते हुए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं या आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है या आपकी मदर आप पे डिपेंडेंट है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि फ्यूचर को देखते हुए, बैलेंस करते हुए चीजों को आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके जाएं। और काफी बारी मैंने ये देखा है कि लोग विल्स ये इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। बट एक्चुअली सच बात ये है कि हमारे सिस्टम्स इतने पुअर हैं कि कुछ ठीक से नहीं होगा अगर आप ठीक से अपना ड्यूटी पूरा नहीं करेंगे विल लिखने का। और कोई लॉ, कोई नियम, कोई लॉयर, कोई जज, कोई पुलिस ऑफिसर आपकी फैमिली को फ्रैंकली स्पीकिंग उस तरह से नहीं प्रोटेक्ट करेगा जिस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो सोचने का काम है कि कैसे विल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो आपने अपनी लाइफ में कमाया है उसको अपनी फैमिली को और स्ट्रेंथन करने के लिए अप्लाई किया जाए, ये आपके लिए आके जज नहीं सोचेगा और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं सोचेगी। ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा और ये जो होमवर्क है ये करा जाता है विल डॉक्यूमेंट के थ्रू। और अगर आपने विल नहीं बनाई तो हमने शुरू में डिस्कस करा था, जो डिफॉल्ट लॉ है वो अप्लाई हो जाता है और वो लॉ ब्रॉडली यही कहता है कि अगर आपने विल नहीं बनाया तो जो आपके एसेट्स हैं वो इक्वली आपके लीगल एयर्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें आपकी मदर, आपकी वाइफ और बच्चे आ जाते हैं। बट वो लॉ एक्चुअली हेल्पफुल नहीं है क्योंकि अगर आपने विल नहीं बनाया तो ये पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपके क्या एसेट्स आपने जोड़े हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के। दूसरी चीज ये हो जाएगा, वो होता है कई बारी कि एक बच्चे की ज्यादा नीड्स हैं, दूसरे बच्चे की कम नीड्स हैं, एक बच्चे ने ज्यादा बेटर किया है लाइफ में या एक बच्चे को कुछ डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये सब चीजें लॉ सोचता नहीं है, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। कई बार ये भी होता है कि घरों में, एंड ये तो बड़ा ही कॉमन है कि थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है इन लॉज और वाइफ्स के बीच में। तो इन सिचुएशंस में अगर विल्स नहीं है, उसमें क्लियरली आपने ये नहीं लिखा है कि कैसे हैंडल होगी सिचुएशन, कैसे आप चाहेंगे कि आपकी वाइफ मेंटेन रहें या आपकी मदर मेंटेन रहें, तो ये सब चीजें लॉ ने तो सोची नहीं है। ये सब चीजों के लिए डिसीजन आप ही को लेना है। तो एक्चुअली जो विल डॉक्यूमेंट है इट्स अ डिसीजन मेकिंग डॉक्यूमेंट और आपकी ड्यूटी है कि आप वो डिसीजन लें और इन सब चीजों के बारे में सोचें और अप्लाई करें। और अगर नहीं है विल तो वो अनक्लेम्ड एसेट्स ही रह जाते हैं और वो फिर गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं और हमारी कंट्री में बहुत अनक्लेम्ड एसेट्स हैं। तो ये है ओवरव्यू फॉर हिंदू मेन। इसके बाद Bambi, I think you can discuss broadly for also Christians and Parsis, and I don't think we need to go into the laws scheduled for women. It's not relevant right now. तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि पारसीज और क्रिश्चियन कम्युनिटीज में भी लॉ काफी सिमिलर है इन द सेंस कि जो भी प्रॉपर्टी है सेल्फ अर्न या एंसेस्ट्रल शेयर आप किसी को भी दे सकते हैं अपने विल के अंदर। और अगर आपकी विल नहीं है तो जो कृतिका ने मेंशन किया था वो जो डिफॉल्ट शेड्यूल है जहाँ पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्लास 1 एयर्स, क्लास 2 एयर्स, फिर उनके पास चले जाते हैं। और क्रिश्चियंस और पारसीज के लिए भी उनके जो लीगल क्लास 1 एयर्स होते हैं वो होते हैं उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स भी। तो क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी। So actually
व्हेन आई वाज डिस्कसिंग लास्ट स्लाइड तब मैंने मेन पेन पॉइंट्स बता दिए थे आपको कि विल नहीं होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि एसेट्स क्या है फैमिली को। दूसरा, फैमिलीज को बहुत ट्रबल होती है इन गेटिंग द एसेट्स ट्रांसफर। थोड़ा हम लोग ना डिफरेंटली काम कर रहे हैं, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इंडिया में अभी इतने ऑर्डरली नहीं है। तो जब वो टाइम आता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का या फंड्स को ट्रांसफर कराने का, तब अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो फैमिली को काफी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, हम लोग नहीं करते हैं ये क्योंकि हम लोग अक्सर दूसरी चीजों में बहुत बिजी हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है विल लिखने का, इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जो कंट्री के नियम्स हैं वो लॉज प्रोटेक्ट कर देंगे फैमिली को। वो नहीं होता है, काफी कंफ्यूजन होती है, काफी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इसीलिए जरूरी हो जाता है विल्स को बनाना। लाइक कृतिका ने मेंशन किया, बहुत ही जरूरी है कि आप विल बनाएं, अपने एसेट्स उसमें डालें, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम डालें जिन जिनको आप चाहते हो कि ये एसेट्स जाएं, और ठीक तरह से लिखें अच्छे लॉयर के साथ। क्योंकि अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट लिखोगे लेकिन ठीक से लिखोगे नहीं तो फिर उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिर वो डॉक्यूमेंट किसी को समझ में नहीं आएगा, ना तो लॉयर को समझ में आएगा, ना किसी और इंस्टीट्यूशन को, कोर्ट को भी शायद कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को पता होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है फैमिलीज़ में, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। और आपकी जो मेन ड्यूटी है, जो हम समझाना चाहते हैं कि आप ये अवॉइड करें अपने फैमिलीज के लिए, अपने आप के लिए, और आप उनको वो सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड दे, यू नो। एंड और अगर आप ये विल नहीं बनाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो खुद की कमाई के इतने हार्ड वर्क के एसेट्स हैं तो ये शायद उन लोगों को चले जाए जो आप चाहते नहीं हो कि इन लोगों को चले जाए। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। और रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आप अगर विल बनाएंगे तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, कि उसके बगैर विल वैलिड नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी है अपने आप को, अपने फैमिलीज को, तो आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। वरना अगर विल ठीक तरह से लिखी हुई है और पूरे एसेट्स ठीक से लिखे हुए हैं, पूरी एसेट डिटेल्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम ठीक से करे और वैलिडली एग्जीक्यूट किया है, 2 विटनेसेस की जरूरत होती है, और फिर एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट होता है जो आपके भाई या बहन भी हो सकते हैं, या आपके नीस या नेफ्यू भी हो सकते हैं, और वो मदद करेंगे विल को एग्जीक्यूट करने में, बैंक्स को नोटिफाई करने के लिए कि अरे ये हो चुका है और ये विल अब आप देखिए और आप ट्रांसफ़र करिए फंड्स इन फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये सब ज़रूरी होता है। एंड विल को हर दूसरे तीसरे साल देखना जरूरी है, और जब लगे कि चेंजेस की जरूरत है तब चेंजेस भी करना जरूरी है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा जो हमने एक सोल्यूशन और प्रोडक्ट बनाया है जिसके थ्रू हम ये सर्विस देते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, उसके बारे में बैम्बी थोड़ा सा आपको बताएंगी। थैंक यू कृतिका। सो हमने विल को लेकर एक प्रोडक्ट बनाया है जहां हम की मदद करेंगे आपका विल बनाने में, और ये हम सब ऑनलाइन करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, हम ऑफलाइन मोड भी करते हैं, एंड इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा लाइक कृतिका सेड। और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम आपको विल बनाने में मदद करेंगे, और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपको गार्डियन भी अपॉइंट करना चाहिए अपने विल के अंदर, तो हम उसके साथ भी मदद करते हैं। और आपको कोई भी एडवाइस गाइडेंस चाहिए होगी विल बनाने में तो हम की मदद कर सकते हैं। एंड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारा ये प्रोडक्ट 15,000 रुपए का कॉस्ट करता है। हमारे एक्सपीरियंस में अबाउट 1 महीना लग जाता है विल बनाने में एक फैमिली के लिए, क्योंकि इसमें आप भी सोचते हैं क्या एसेट्स हैं, आपके भी सवाल होते हैं कि कौन सा एसेट है आपका, कौन सा नहीं है, कुछ आपकी वरीज होती हैं कि कैसे इसको हैंडल करा जाए सिचुएशन को। अगर घर में कोई मेंबर है जो डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके लिए कैसे सुविधाएं बनाए जाएं विल के थ्रू या ऐसे डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो
ये सब सवाल होते हैं, तो ये सब चीजें डिस्कशन होते होते बनते बनते अबाउट 1 month लग जाता है। अबाउट 4 to 5 कॉल्स चाहिए होती हैं। का प्राइस पॉइंट इज 15,000, बट एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वीड लाइक टू एक्सटेंड a 25% discount to any one of you who would like to use this product in the next 3 months। तो अगर आपको लगे कि आपको हमारी जरूरत है, आप प्लीज रीच आउट करिए। For the next 3 months, we are extending a discount of up to 25%, and we will continue to actually extend this discount to the defense forces। and अगर हम आपको इस बिल बनाने में असिस्ट कर सकते हैं तो we will be very happy to do it। and we would actually, if there is enough participation इस प्रोसेस में, तो हम एक फैसिलिटेट कर सकते हैं इन पर्सन साइनिंग। हम लोग पुणे आके एक ही साथ सबकी प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू साइनिंग भी करा सकते हैं। सो प्लीज रीच आउट टू अस। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.billit.co.in। अगर आपके और सवाल हैं तो हम मोर देन हैप्पी होंगे। हम एक फ्री कंसल्टेशन कॉल देते हैं अबाउट 15 मिनट्स की, जिसमें आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं बिफोर डिसाइडिंग वेदर आप हमारे साथ विल बनाना चाहेंगे कि नहीं। एंड हम बैम्बी, मैं और विशेष आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको असिस्टेंस देंगे। बड़ा सिंपल है। इस वेबसाइट पे आके www.billit.co.in, मैं कर्नल राहुल के साथ भी इसके बारे में ब्रोशर और इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। हमारे फ्लायर के ऊपर भी वो इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आके आप देख रहे हैं ये बुक योर फ्री कंसल्टेशन का एक लिंक है। बस इस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं। आफ्टर विच अगर आपको लगे कि आपको बिल बनाना चाहिए तो उसके बाद फिर हम वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जरूर यूज करिए, जरूर सोचिए इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड अपनी फैमिलीज में भी बताइए प्लीज, एंड हेल्प अस स्प्रेड द मैसेज। हमने ये प्रोडक्ट सबकी हेल्प करने के लिए बनाया है, एंड we'd love to be of assistance, and we hope आप लोगों को ये information useful लगी। and अगर अभी कोई सवाल नहीं आए हैं तो once you book your free consultation with us, we will be happy to answer your questions and then help you create your bill on a special discount। Thank you so much for attending। बहुत ही अच्छा लगा हमको ये आपके साथ information share करने में, and thank you so much।